हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत हो। तो कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और इसकी 2 क्लासेज हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उन क्लासेज में हमने काफ़ी बेसिक जो टर्म्स थी वो समझी थी, बेसिक बातें जो थी वो हमने समझी थी और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की सेशन जो है वो शुरू करते हैं और आज इस सेशन में आगे के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्या दे रखा है इस सवाल में? एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है। एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है। यदि कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है तो अंतिम कीमत क्या होगी? देखो बच्चों, यहाँ पे 2 बदलाव किए गए हैं, 2 चेंज किए गए हैं एक वस्तु की कीमत में। इस वस्तु की कीमत शुरू में 100 रुपये थी, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, बेसिक बातें बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये चेंज हो रहे हैं। जो आपको 2 चेंज दे रखे हैं, उसके बाद में इसका शॉर्ट मेथड बताऊँगा। आगे भी आप इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन भी देखोगे, आगे और क्वेश्चन करेंगे हम उनको, जिस शॉर्ट मेथड से और वो कम से कम समय में जो कर सकते हैं वो मेथड हम सीखेंगे। अभी सबसे पहले इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए कि अब ये जो 100 रुपये है इसको क्या किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि पहले तो 10% की वृद्धि की गई है, यानी 10% बढ़ा दिया गया है इस 100 रुपये को, ठीक है। अगर मैं इसको 10% बढ़ाऊंगा तो मतलब इसका 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10वां हिस्सा। तो 10 रुपये बढ़ जाएंगे, 10 रुपये बढ़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110 रुपये बन जाएगी ये कीमत, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिर 10% की कमी कर दी गई है, तो इसके बाद इसमें 10% की कमी कर दी गई है। अब ये जो 10% नेक्स्ट जो कमी की गई है, जो चेंज किया गया है, जो बदलाव किया गया है, ये 10% इस 100 का कैलकुलेट नहीं करना। ये क्या है? ये क्रमागत चेंज है, बदलाव जो है ये क्या है? सक्सेसिव जो चेंज है वो है। तो अब ये 10% कैलकुलेट होगा, जो फाइनल वैल्यू है, जो लास्ट की जो कीमत बन गई है लास्ट में वो कीमत है, उसका 10% कैलकुलेट होगा। तो इसका 10% यानी कि 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा? 11 रुपये। तो अब 11 रुपये ये कम हो जाएंगे, तो 11 रुपये 110 में से माइनस करेंगे तो 99 रुपये ये इसकी फाइनल जो प्राइस है इस वस्तु का ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो था बेसिक तरीका जो आपने आज तक, बचपन से आज तक आपने पढ़ा है, यानी कि जो स्कूल टाइम में पढ़ा है। अब इसी चीज़ को किस मेथड से करेंगे? देखो, ये चीज़ आप डायरेक्टली ऐसे करके भी नहीं, बल्कि ये जो मेथड है ना, ये वाला जो मेथड है ये आप ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि 10% बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उस कीमत को 110% कर दिया। देखो, 10% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि उसका 110% हो गया। 10% घटने का मतलब ये हो गया कि उसका 90% हो गया। समझ रहे हो? तो इसका अगर 110% कर दिया हमने, 110% कितना हो जाएगा? 110/100। आगे 10% घटाने का मतलब 90% कर दिया। जो बढ़ी हुई वैल्यू है इसका 90% कर दो, यानी कि 90/100। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 से 20 कैंसिल आउट, 99 रुपये। तो ये है आपका बेसिक मेथड। क्या है ये? बेसिक मेथड, या इसको आप बोल सकते हो कि ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड है क्योंकि जो आप स्कूल टाइम से ये चीज़ें करते आ रहे हो इस तरीके से आपने किए होंगे। लेकिन इसका जो शॉर्ट मेथड है वो क्या होगा? देखो बच्चों, कभी भी अगर हम बात करें सक्सेसिव चेंज की, सक्सेसिव चेंज मतलब क्रमागत चेंज, क्रमागत बदलाव। अब ये बदलाव क्या हो सकता है? इंक्रीमेंट भी हो सकता है या डिक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी कि वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना वो क्रमागत होना चाहिए, एक के बाद दूसरा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी वृद्धि या कमी जो है वो एक के बाद दूसरी हो तो उनका एक सिंगल में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि कितना सिंगल बदलाव हुआ है, उस बदलाव को कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको ये मेथड यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, x जमा y जमा x इंटू वाई बाई 100। ये मेथड यूज करना है। और आप बात ध्यान रखना कि अगर कोई इंक्रीमेंट है तो उसको पॉजिटिव में लोगे, और अगर कोई डिक्रीमेंट है तो उसको नेगेटिव में लोगे, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कितना प्रतिशत बढ़ा है या घटा है ये चीज आ जाएगी। कैसे, अब देखो हमारे पास क्या था, पहला 10% का इंक्रीमेंट था, यानी कि जो x था वो क्या था आपका, पहला जो इंक्रीमेंट था वो क्या था, 10% का इंक्रीमेंट था, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, 10 को पॉजिटिव लेंगे। दूसरा जो था वो कमी थी, यानी कि डिक्रीमेंट था, तो वो 10% का डिक्रीमेंट था, तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के एक सिंगल में कन्वर्ट करना है। ई का मतलब होता है इफेक्टिव चेंज, ठीक है। इफेक्टिव चेंज मतलब दो जो चेंज हुए हैं इस 100 रुपए में, पहले 10% बढ़ा है फिर 10% घटा है, तो ये जो दो चेंज हुए उसके बाद जो टोटल ओवरऑल क्या चेंज आया है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, जैसे कि ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला इंक्रीमेंट है तो +10 ले लो इसको, दूसरा डिक्रीमेंट है तो -10 ले लो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस को, तो ये माइनस हो जाएगा 10 गुना में 10 बटा 100 करेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये तो -1 हो जाएगा और ये 10 - 10 क्या हो जाएगा 0, मतलब ओवरऑल -1 आ जाएगा। -1 का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल 10% कमी आई है, ओवरऑल 10% कमी आई है। यानी कि देखो यहाँ पे कि 100 रुपए पर अगर 1%, सॉरी 10 नहीं 1%, अगर 1% की कमी कर दी जाए तो इसका 1% 1 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया घट गया यहाँ पे, है ना। तो ये चीज आ जाएगी। मतलब अगर आपको ओवरऑल चेंज अगर कैलकुलेट करना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई है दो चेंज करने पर, ओवरऑल क्या चेंज आया है वो अगर कैलकुलेट करना है तो आप इस मेथड का यूज करोगे। आगे हम इन कुछ क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि 100 रुपये को पहले 10% बढ़ा दिया फिर 10% घटा दिया तो 99 रुपये हो गया। या फिर ये चीज़ कैलकुलेट करके कि 1% का डिक्रीमेंट आ रहा है तो 100 को 1% घटा दो, 99 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे हुआ। देखो अगला सवाल क्या है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 20% की वृद्धि की जाती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब देखो ये कह रहा है कि पहले किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जा रही है, वृद्धि का मतलब प्लस किया जा रहा है, फिर इसके बाद दोबारा जो बढ़ गई है ना परिणामी संख्या, यानी कि जो 20% बढ़ाने के बाद जो संख्या बन गई है, नई जो संख्या आ गई है, उस संख्या में फिर से क्या किया गया, 20% की वृद्धि की गई है। तो इसका मतलब ये दोनों जो वृद्धि है ये क्या है, ये कर्मागत है। क्या है ये, कर्मागत है, मतलब सक्सेसिव है, सक्सेसिव है ये, ठीक है। तो जब भी आपको सक्सेसिव या कर्मागत कोई भी चेंज आपको दिया जा रहा है, एक या मतलब एक से ज्यादा दिया जा रहा है, जैसे 2 चेंज दिए जा रही है, 3 चेंज दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज करना, x जमा वाई जमा एक्स वाई बटा 100। इस फॉर्मूले का यूज करके एक सिंगल चेंज में कन्वर्ट कर दोगे, ये इसके सिंगल चेंज में कन्वर्ट, दोनों का जो इफेक्टिव चेंज आएगा वो आ जाएगा। अब कैसे होगा, देखो दोनों ही क्या है, वृद्धि है, तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे। तो क्या करेंगे, +20 और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस ही पॉजिटिव ही बन जाएगा, 20 गुना में 20 बटा 100। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 20 और 20 40, ये प्लस का है 40, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 2 दूनी 4 +4 आ जाएगा, मतलब ओवरऑल +44। +44 का मतलब जो 44% है वो क्या हो जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि ये कह रहा है कि तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो कुल प्रतिशत जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो कुल प्रतिशत कितना आ जाएगा, 44% वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। 44% वृद्धि आ जाएगी। ओके बच्चों, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शर्ट की कीमत में पहले 15% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी जो बदलाव है, जो चेंज है टोटल ओवरऑल, वो क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे। पहले क्या की जा रही है, 15% की कमी की जा रही है, दूसरी क्या की जा रही है, फिर कर्मागत रूप से 15% की वृद्धि, यानी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो 15 गुना में 15 बटा 100। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो ये तो 0 बन जाएगा, -15 और +15 0 बन जाएगा, और ये माइनस का क्या मिलेगा, 15 गुना में 15 कितना होता है, 225 बटा 100। तो ये बन जाएगा 2.25
अब ये नेगेटिव आने का क्या मतलब है? नेगेटिव आने का मतलब है कि ये कमी आ रही है, ओवरऑल क्या आ रही है? कमी आ रही है, मतलब 2.25% की कमी हुई है। जो परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा? 2.25% की कमी, यानी कि डिक्रीज हुई है वैल्यू। ठीक है, तो जो कीमत है शर्ट की वो डिक्रीज हुई है, कम हुई है 2.25%। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है? यानी कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक तो 20% का है और एक 10% का है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव का मतलब क्रमागत डिस्काउंट है। ठीक है, तो एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। अब एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट यानी कि जो छूट होती है वो क्या होती है? हमेशा कीमत में ये क्या होती है? कमी की जाती है। अब जैसे कि आप दुकान पे जाते हो कोई भी सामान लेने के लिए, अगर आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कीमत है वस्तु की, उस कीमत को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। छूट का मतलब तो यही होता है ना, कीमत को कम कर रहा है। तो ये हमेशा कमी होती है। यहाँ पे भले ही ये ना लिखा हो कि ये डिक्रीमेंट है, लेकिन आपको हमेशा जब भी छूटों की बात आती है या डिस्काउंट की अगर बात आती है तो हमेशा उसको नेगेटिव में लिखना है। यानी कि ये कमी है तो डिस्काउंट है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव लेंगे हम। तो पहला क्या है? 20% की छूट है तो 20% डिक्रीज किया जा रहा है कीमत को, फिर 10% डिक्रीज किया जा रहा है। तो ये जो दो डिक्रीमेंट है इनको सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो ये भी सक्सेसिव है जो चेंज आ रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही मेथड आपने यूज करना है, -20 -10, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गुना में माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 20 × 10/100। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? -20 -10 कितना हो जाएगा? -30। ठीक है, और यहां से हमें मिल जाएगा +2 + 2, तो ओवरऑल -28। -28 का मतलब क्या होगा? 28% कमी। कमी का मतलब छूट, कमी का मतलब छूट यानी कि डिस्काउंट। तो ये जो दो डिस्काउंट दिए गए थे 20% का और 10% का, तो इनका एक सिंगल डिस्काउंट पे कन्वर्ट कर दिया हमने। तो सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया? 28% डिस्काउंट आ गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो, एक आदमी की मजदूरी में 50% की कमी की गई है, फिर से घटी हुई मजदूरी में 50% की वृद्धि की गई, प्रतिशत में उसकी कुल हानि ज्ञात करो। देखो, एक आदमी है, उसकी मजदूरी को पहले क्या कर दिया गया? 50% घटा दिया गया, मतलब माइनस। ठीक है, अब जो घट गई है ना जो मजदूरी, उसमें क्या कर दिया गया? 50% का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि वृद्धि कर दी गई। तो बताओ कि उस आदमी की मजदूरी पहले जो उसको मिल रही थी और ये दो चेंज करने के बाद, दो परिवर्तन करने के बाद जो अब उसको मजदूरी मिल रही है, उसमें क्या हो रहा है? उसको घाटा लग रहा है या उसको ज़्यादा मिल रही है, ये बताना है। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों परिवर्तन को एक सिंगल परिवर्तन में कन्वर्ट करके देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो वही फॉर्मूला, यानी कि -50 और ये +50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 50 × 50 / 100, तो ये तो 0 बन जाएगा, -50 + 50। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? -0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 × 5 = 25। तो -25 आने का मतलब क्या है? -25 आने का मतलब ये है कि 25% की कमी हुई है, मतलब उसकी मजदूरी में 25% की ओवरऑल कमी हुई है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हानि हुई है। तो कुल हानि ज्ञात करनी थी, मतलब कितनी हानि हुई है उसको? 25% की हानि हुई है। आप इस चीज़ को सिंपली करके देख सकते हो। जैसे मान लिया किसी मजदूर की 200 रुपये मजदूरी थी, ठीक है। अब पहले इसको अगर 50% घटा देंगे, 50% का मतलब क्या होता है? आधा। इसका 50% 100 है, तो 100 घटा दो तो अब 100 रुपये बन जाएगी। ठीक है, अब इस 100 रुपये को आगे अगर आप 50% बढ़ाओगे तो अब ये 100 का 50% कैलकुलेट होगा, इसका 50% यानी कि आधा, 50 रुपये बढ़ेंगे। 50 रुपये बढ़ेंगे तो अब 150 रुपये हो गए। अब देखो 200 से 150 हो गया, 50 रुपये की कमी आ गई ना। अब ये 50 रुपये की कमी किस पे कैलकुलेट करेंगे? 200 पे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 25% आ जाएगा, यानी कि 25% की कमी आई है। ओके, ये आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को चेक भी कर सकते हो, ऐसा होता है ये। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 10% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में कि एक संख्या है, जैसे मान लेते कोई संख्या x है, ठीक है, इसमें पहले क्या किया गया है, 10% की कमी की गई है और उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और अब इस प्रकार जो संख्या मिलेगी, मतलब दूसरी संख्या मिलेगी, तो जो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, तो ये जो y है x, यानी कि मूल संख्या x थी और अब ये y बन गया, तो ये 50 कम है, ये दे रखा है। तो आपको ये x निकालना है, कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले तो ये जो चेंज आया है ना दोनों की वजह से, ये चेंज एक सिंगल में कन्वर्ट कर लो। कैसे, -10 +10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 गुना में 10 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका ओवरऑल चेंज ये तो 0 बन जाएगा। ये -10 गुना में 10, 100/100 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1% की कमी आई है। क्या हुआ है, 1% की जो कमी आई है, ये कमी किसके बराबर है, 50 के बराबर है, क्योंकि 50 की कमी आई है। अगर 1% 50 है तो मतलब पूरी मूल संख्या क्या होगी, अपने आप में 100% होगी। या आप ऐसे मान लीजिए कि ओवरऑल 1% की जो कमी आई है ना x में आई है, तो x का 1% किसके बराबर है, 50 के बराबर है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कर दो, 5000 के बराबर हो जाएगा। तो मूल संख्या क्या थी, 5000 थी। या इसको यूनिटरी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 1% का मान 50 है तो मूल संख्या तो 100% है अपने आप में, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 50 गुना में 100 कर दो, तो यानी कि 5000। तो मूल संख्या 5000 आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला सवाल। एक कार की कीमत 5 लाख रुपए है। इसके मूल्य में पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की कमी होती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो ये दोनों कमी हो रही है, तो आप क्या करो, इन दोनों कमियों को एक सिंगल कमी में या सिंगल जो परिवर्तन होगा उस सिंगल में कन्वर्ट कर लो कि क्या परिवर्तन होगा, एकल जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, उसमें कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों ही कमी है, मतलब पहले साल 10% की कमी आई, दूसरे साल 20% की कमी आई, दोनों क्या होंगे, सक्सेसिव होंगे, ये बात ध्यान रखना, यानी कि कर्मागत होंगे। क्या होंगे, कर्मागत। कभी भी एक बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर मान लिया किसी मशीन की, किसी वस्तु की अगर कीमत डेप्रिसिएट हो रही है, डेप्रिसिएट मतलब कम हो रही है हर साल, एक कर्मागत रूप से कम होती है वो हमेशा, ठीक है। या कोई पॉपुलेशन है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, वो भी हमेशा क्या होती है, कर्मागत होती है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ दे रखी है। देखो 10% पहले साल, दूसरे साल 20% कम हो रही है, इसका मतलब ये कर्मागत हो रही है, ठीक है। जब भी कर्मागत हो तो इनको ऐड करके एक सिंगल में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करेंगे, -10 + 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -10 गुना में 20/100। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा आपका +10, ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका -2। तो ओवरऑल +8 मिला। +8 का मतलब 8% की वृद्धि हुई है। ओवरऑल क्या हुआ है, अच्छा एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे दोनों ही आपके क्या है, कमी है, तो दूसरा भी नेगेटिव ही लेना पड़ेगा ना हमें, दूसरा भी नेगेटिव, तो -20 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 10 गुना में 20/100। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो -10 -20 कितना हो जाएगा, -30, और यहाँ से हमें मिल जाएगा +2। तो ओवरऑल -28, यानी कि 28% की कमी हुई है, 28% की कमी आई है ओवरऑल। अब जो कीमत थी ना कार की कीमत, वो पहले क्या थी, 5 लाख रुपए थी। अब 5 लाख रुपए थी, अब इसमें क्या हुआ, 28% की कमी आ गई है, 28% की कमी आ गई है, तो 2 साल बाद 28% ये कीमत कम हो जाएगी। तो 28% कैसे कम करेंगे, या तो इसका 28% कैलकुलेट करो और इसके अंदर इसमें से माइनस कर दो, या तो एक तरीका ये है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि देखो
कीमत अपने आप में स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। जब 28% घट जाएगी तो कितना प्रतिशत बचेगी, 72% बचेगी। तो यानी कि इस 28% घटा के ये कितनी बची, 72% बची, 72%। तो 72% इसको कैलकुलेट कर दो। तो जब कैलकुलेट करेंगे ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 जीरो लगा दो इसके साथ, ओके। तो हमें क्या मिल गया, ये 3,60,000 रुपये ये कीमत बन जाएगी 2 साल के बाद, 3,60,000 रुपये, ओके। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% किसी धर्मार्थ संगठन को दान कर देता है और शेष का 20% बैंक में जमा कर देता है। यदि अब उसके पास 1919 रुपये बचे हैं तो उसकी आय क्या होगी। देखो स्टूडेंट, अब जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो एक बार। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया ना, ये क्या किया है, देखो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ओवरऑल क्या परिवर्तन आया। जैसे अगर मान लिया आपसे ये पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि 10% घटाया फिर 20% घटाया तो कितना प्रतिशत कीमत घटी है, तो डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हो, आप बता सकते हो कि 28% की कीमत घटी है। अब अगर मान लिया आपको कोई वैल्यू दे रखी है, उसको घटाना है और बाद में आपसे वैल्यू ही पूछी गई है, तो ऐसे केस में आप ये अगर ना करो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली उसको घटा दो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये अगर मान लिया 5 लाख रुपए कीमत थी, पहले साल 10% घटी तो ये कितना बन गई, 90% बन गई अपने आप का। दूसरे साल 20% घटी तो फिर अब 80% बन गई अपने आप का। क्या हुआ, 90% बन गई अपने आप का, 10% घट के, तो ये जो वैल्यू है ये अपने आप का 90% बन गई 1 साल के बाद। अब इस वैल्यू का 20% घटा तो इस वैल्यू का 80% बचेगा ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, जैसे यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 जीरो से, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट कर दो। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 में 72, 72 गुना में 5 करेंगे तो 360 और फिर गुना में ये 2 जीरो 3 जीरो और लगा दोगे तो वही रेट आ जाएगा आपका। डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो आप यहाँ पे। अब मैं ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ तब करनी है आपने जब आपको सिर्फ ये चीज़ पूछी जाए कि इक्विवेलेंट जो इफेक्ट है या जो कुल परिवर्तन है वो क्या आया है। अगर ये करना है तो ये चीज़ यूज़ करना, ठीक है। होने को तो क्वेश्चन का आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली यही कर दोगे आप यहाँ पे, क्योंकि आपसे तो वैल्यू पूछी गई है ना, ये परिवर्तन तो पूछा ही नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू पूछिए तो ऐसे भी आप इसको डिक्रीज या इंक्रीज कर दो, बस जो भी दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो एक तो तरीका ये है कि आप 5% और 20% को क्या करो, जोड़ के एक सिंगल जो चेंज आया ना उसमें कन्वर्ट करो, उसके बाद इसको कैलकुलेट करो जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई है। या दूसरा आप कर सकते हो कि डायरेक्टली आप इनको चेंज, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वही कर दो। कैसे, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% किसी धर्मार्थ संगठन को दान कर देता है और शेष का 20% बैंक में जमा कर देता है। यदि अब उसके पास 1919 रुपये बचे हैं तो उसकी आय क्या है। देखो अब ये बचत है, बाद में जो बच गई है, यानी कि उसने क्या किया, अपनी उसकी एक आय थी उसका कुछ तो दान कर दिया, घट गई, फिर जो घटी हुई आय है उसका फिर कुछ % जो है बैंक में जमा कर दिया, फिर और घट गई, तो जो घटी बच गई लास्ट में जो बच गई वो ये 1919 रुपये है। तो मान लेते हैं जो आय है, उसकी जो आय है, उस आय का क्या किया उसने, पहले तो 5% दान कर दिया, तो इसका मतलब 5% घट गई उसकी आय। तो जब इसको 5% घटाएंगे तो ये आय का कितना प्रतिशत बच जाएगी, 95% बच जाएगी। अब ये आय का 95% बच गई। अब ये जो 95% बची है ये क्या है, ये शेष आय है, यहाँ तक की क्या है, ये शेष आय बच गई। अब इस शेष आय का आगे क्या कर रहा है, वो 20% बैंक में जमा कर रहा है। इसका मतलब उसने इसमें से 20% निकाल के बैंक में दे दिया, तो अब उसके बाद कितना बचा, इस बची हुई आय का 20% घटा दिया तो ये अपनी आय का 80% बच गया। अब जो ये बचा हुआ है, अब ये जो शेष बचा हुआ है ये किसके बराबर है, 1919 रुपये के बराबर है। बस ऐसे रख दो इसको और यहाँ से आप ये आय निकाल सकते हो। इस आय की जगह पे आप कुछ भी रख दो, XYZ कुछ भी रख लो। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्टली क्या करो 20 पे कैंसिल आउट कर दो, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको 5 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। अब इसको आय को कैलकुलेट करना है हमें,
क्या हो जाएगा, देखो इधर 1919 है तो ये 19 गुना में 4 तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये जो 20 गुना में 5 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 गुना में 5। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जैसे 19 से ये 19 को कैंसिल आउट करेंगे, 19 से कम 19, 0 1 101 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से ये 20 को 5 पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो 5 गुना में 5, 25 गुना में 101 करेंगे तो ये आ जाएगा 2525 रुपये। तो ये जो 2525 रुपये है ये क्या थी, उसकी आय थी, जो शुरुआत में जो आय थी वो थी, ये शुरुआत में ये 2525 थी, उसके बाद इसने 5% दान कर दिया, फिर बची हुई आय का 20% बैंक में जमा कर दिया, बाद में उसके 1919 रुपये बचे थे। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को जोड़ के एक सिंगल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे वो जो इफेक्ट है, जो चेंज है, वो नहीं पूछा आपसे, आपसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन में आपको ये स्टार्टिंग की वैल्यू दे के लास्ट की वैल्यू पूछ सकता है, या किसी क्वेश्चन में लास्ट की वैल्यू दे के स्टार्टिंग की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन इसी टाइप से आपको क्या करने, जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है वो भी आपको इसी तरीके से सोल्व करने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपना 20% पैसा खो देता है, शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, मूल रूप से उसके पास कितनी राशि थी। देखो सिंपल सी बात है, वही मेथड आपने यूज करना। मान लेते उसके पास मूल रूप से x रुपये थे, तो इसका क्या किया उसने, 20% पैसा खो दिया, तो 20% घट गया उसका पैसा, तो 80% बच गया उसके पास। अब जो बचा हुआ है शेष, जो उसके पास पैसा है, उस शेष का 25% खर्च कर दिया, तो अगर वो 25% घटा देगा, खर्च कर देगा, तो अब कितना बचा, इसका 75% बच गया। ठीक है, अब ये टोटल लास्ट में दो खर्चे होने के बाद, खोने के बाद और खर्चा होने के बाद लास्ट में किसके बराबर पैसे बचे, 480 के बराबर पैसे बचे। ठीक है, तो इसको 480 के बराबर रख दो, इसको सोल्व कर दो, x का मान निकाल दो, ये आपका मूल आय आ जाएगा, जो इसकी मूल राशि थी वो। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, शहर की जनसंख्या 8,000 है। पहले वर्ष में इसमें 10% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो 8,000 है पहले उसकी जनसंख्या, अब क्या हुआ, पहले वर्ष में 10% बढ़ गई, तो कोई भी वैल्यू, कोई भी जनसंख्या, कोई भी अमाउंट अगर मान लिया 10% बढ़ती है, तो इसका मतलब वो अपने आप की 110% हो जाती है, तो इसको पहले 110% कर दो। अगर घट जाती तो 90% बन जाती है। ठीक है, अब ये 1 साल के बाद की जनसंख्या हो गई है, क्योंकि 1 साल में 10% बढ़ गया, तो 110% होगी, ये पूरी जो जनसंख्या बन गई है। इसको सोल्व मत करो अभी, ठीक है, एक साथ सोल्व कर देना। तो ये जो वैल्यू बन गई है, ये क्या है, 1 साल बाद की जनसंख्या है। अब 1 साल बाद क्या हो रहा है, फिर उस अगले साल 20% की वृद्धि हो रही है, अगले साल 20% की वृद्धि हो रही है। तो अब देखो, जो 1 साल के बाद ये जो जनसंख्या ये 20% बढ़ जाएगी, तो ये अपने आप का 120% हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 120% हो जाएगी। अब फाइनली 2 साल के चेंज के बाद क्या जनसंख्या बनेगी वो कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैलकुलेट कर दो। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 8 गुना में 11 88, 88 गुना में 12 कितना हो जाएगा, 12 8 96, 9 12 8 96 और 9 105, और पीछे ये 1 0 और आ जाएगी। ठीक है, तो 10,560, 10,560 ये जनसंख्या हो जाएगी 2 साल के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कस्बे में जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या थी। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं करने के आपको 3 तरीके बताता हूँ, लेकिन पहला जो तरीका बताऊंगा मैं आपको वो बेसिक है, वो आपके कंसेप्ट को समझने में मदद करेगा, बट आपको वो यूज नहीं करना है। ठीक है, वो क्या है, बेसिक है, जो आपने मतलब स्कूल टाइम में जो कैलकुलेशन की है XYZ मान के, वो चीज़ है। उसके बाद 2 तरीके और बताऊंगा मैं, वो ही आपने यूज करने, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन चीज़ों की, तभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे वो चीज़। ठीक है, अब सबसे पहला जो तरीका बेसिक, जो आप जैसे मान लिया स्कूल टाइम में ऐसे क्वेश्चन अगर करते होंगे तो उनको कैसे सोल्व करते होंगे। ये कह रहे हैं कि जनसंख्या जो है ना वो 8,000 है टोटल,
अब ये 8000 है तो इसमें कुछ तो पुरुष होंगे, मान लेते हैं एक्स जो है वो क्या है, पुरुष है, मैन है, मेल है, ठीक है। तो फीमेल महिलाएं कितनी बच जाएगी, 8000 में से एक्स माइनस कर दो, ये महिलाएं बच जाएगी, यानी कि फीमेल बच जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10% की वृद्धि पुरुषों में हुई है, पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है, और महिलाओं में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि हुई है, और ओवरऑल जो है 9% की वृद्धि हुई है। देखो अगर मान लिया यहाँ पे वृद्धि कैलकुलेट करें, कितने जनसंख्या बढ़ी है, सिर्फ वृद्धि कैलकुलेट करें, वृद्धि जो है वो कितनी हुई है, 9% हुई है, तो इसका 9% कितना हो जाएगा, देखो इसका 1% हो जाएगा 80, तो 9%, 9 गुना कर दो, 8 9 72, 720 लोग बढ़े हैं, 720 लोग बढ़े हैं जनसंख्या में, ठीक है। अब यहाँ पे वही करेंगे, यानी कि मेल में कितनी वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये 10% बढ़े हैं, तो मतलब कितनी बढ़ोतरी, सिर्फ वृद्धि लिखेंगे हम, टोटल कितने होंगे बढ़ के इतना नहीं बताना, हमें सिर्फ कितने बढ़े हैं वो देखना है कि वृद्धि 10%, तो x का 10%, 10/100 x, और महिलाओं का कितना प्रतिशत बढ़ा है, 8% बढ़ा है, तो इसका 8% कैलकुलेट कर दो, यानी कि 8000 माइनस x, इसका 8%, ठीक है। अब ये पुरुष बढ़े हैं, ये महिलाएं बढ़ी है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 720 के बराबर रख देंगे, यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। ये है बेसिक तरीका, इसमें लगेगा टाइम आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये क्या है कि मतलब कुछ पुरुष बढ़े हैं, कुछ महिलाएं बढ़ी है, कुल जो जनसंख्या बढ़ी है वो इसके बराबर हो जाएगी 720 के, तो यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट अगर आप करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, ये मेथड यूज़ नहीं करना, ठीक है, आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना, इसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, देखो एक तो है एलिगेशन मेथड, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर, जो मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं ना वहां पे पढ़ेंगे हम ये एलिगेशन मेथड। अभी के लिए बस थोड़ा सा ओवरऑल, थोड़ा सा एक इसका है ना ओवरव्यू सा ले लो। ओवरव्यू में क्या होता है, देखो जो जनसंख्या है 8000 जनसंख्या है, इसमें कुछ तो पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, ठीक है, कुछ तो पुरुष है और कुछ महिलाएं हैं। अब जो पुरुषों में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, वो 10% की हुई है, +10, वृद्धि है तो प्लस लेंगे, कमी है तो माइनस लेंगे, ठीक है। महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि हुई है, ये प्लस लेंगे, ठीक है। अब ओवरऑल जो जनसंख्या है भाई, इनका मिक्सचर जो है, मिश्रण जो है, इनका मिश्रण का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, वो 9% की वृद्धि हुई है, तो ये 9% की वृद्धि हुई है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। अब हमने क्या लिखा, इधर पुरुषों में वृद्धि लिखी, इधर महिलाओं में वृद्धि लिखी, और ये इन दोनों का मिश्रण है, मतलब ये पूरी जनसंख्या में वृद्धि है 9%। अब ऐसे लिखने के बाद हमें करना क्या होता है, हमें इनका डिफरेंस निकालना होता है। इन दोनों का डिफरेंस इसके सामने लिखेंगे यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे 10 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इधर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8 और 9 का 1। तो ये जो अनुपात है ना, ये क्या आ जाएगा, ये एक तरह से अनुपात आ जाएगा। किसका अनुपात आएगा, ये पुरुष और महिलाओं का अनुपात आ जाएगा। किसका अनुपात आ जाएगा, पुरुष और महिलाओं का अनुपात आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1:1, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी इस 8000 में, जो पुरुष है उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, पुरुषों का जो अनुपात है 1 बटा अनुपात का योग 1 और 1 2 गुना में कुल जनसंख्या 8000, तो ये कितना हो जाएगा, 4000। अब 1:1 का मतलब तो आधा आधा ही हो गया ना, बराबर बराबर है ना, अनुपात दोनों का बराबर है, तो इसको बराबर बराबर बांट दो, 4000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक तरीका तो ये है, आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एलिगेशन में आपको ये चीजें यूज करनी है, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब मिक्सचर वाला चैप्टर करेंगे, उस टाइम आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड एक और बताता हूँ मैं, देखो एक और मेथड आप इसको यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ध्यान से सुनो, इस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप इसका मतलब बहुत ही मतलब
थोड़ी सी कैलकुलेशन में भी इसका आंसर कर सकते हो। कैसे, देखो, जैसे कि क्या है कि मेल है और फीमेल है। मेल जो है वो 10% बड़े हैं, ठीक है। फीमेल जो है वो 8% बड़े हैं। फीमेल कितना बड़ा है? 8% बड़े हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि इस 10% को मैं लिख देता हूं 8% जमा 2%, और ये तो 8% है ही, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे अगर मैं कहूं कि मेल और फीमेल दोनों 8% तो बड़े ही है, दोनों 8% तो बड़ा ही है। जो मेल है ना, यानी कि पुरुष है, वो 2% एक्स्ट्रा बड़े हैं, 2% एक्स्ट्रा बड़े हैं, ठीक है। अब सोचो 8% दोनों बढ़ने का मतलब जो जनसंख्या है वो 8% तो बड़ी है। जनसंख्या, अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, जनसंख्या में कौन कौन आता है? पुरुष और महिलाएं। तो अगर पुरुष भी 8% बढ़े हैं, महिलाएं भी 8% बढ़ी है, तो ओवरऑल जनसंख्या 8% बढ़ गई। लेकिन ओवरऑल जनसंख्या 8% नहीं बढ़ी, 8% नहीं बढ़ी, बल्कि ये तो 9% बढ़ी है। तो मतलब इस 8% में 1% एक्स्ट्रा बढ़े होंगी जनसंख्या। तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, ये 1% जो एक्स्ट्रा, ये किसके बराबर है? इसके बराबर होगा, जो पुरुष 1% बढ़े हैं। तो हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है, मतलब पुरुषों का 2%, क्या पुरुषों का 2% किसके बराबर होगा? जनसंख्या का 1% के बराबर होगा। जनसंख्या कितनी है? 8,000, इसका 1% के बराबर होगा। ऐसे कैलकुलेट कर लो। पुरुषों का जो 2% बढ़ा है ना, वो किसके, उसकी वजह से क्या हुआ? 1% कुल जनसंख्या बढ़ गई। तो ये जो 1% जनसंख्या है वो पुरुषों के 2% के बराबर है। जब इसको बराबर रखेंगे तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी? पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी? पुरुषों की संख्या 8,000, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 8,000 को 2 से डिवाइड कर दो तो 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को सोच सकते हो कि अगर आपकी यहाँ पे पुरुष 10% बढ़ रहे हैं, महिलाएं 8% बढ़ रही है, तो 2% एक्स्ट्रा पुरुष बढ़े हैं ना, वो क्या है? कुल जनसंख्या 8% छोड़ के 9% बढ़ी है, तो यानी कि 1% एक्स्ट्रा बढ़ रही है ना, तो उस 1% जनसंख्या के बराबर है जो 2% पुरुष एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो, ठीक है। अब यहाँ से आप पुरुषों की जनसंख्या कैलकुलेट कर सकते हो। एक ये तरीका यूज कर सकते हो, ये है स्मार्ट वे। स्मार्ट तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें क्या दे रखा है आपको? द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज रिड्यूस्ड बाई 25% and its sale are increased by 20%. What is the net effect on the shop receipt? तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो, ये कह रहा है कि एक साइकिल की जो कीमत है वो 25% की कमी हुई है कीमत में, और इसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है। तो दुकान की प्राप्त रिसिप्ट, यानी कि जो कुल रिवेन्यू इकट्ठा हुआ है, आय जो हुई है, उसमें क्या प्रभाव पड़ा है? वो बढ़ी है या घटी है? अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं वैसे प्रोडक्ट चेंज। ये जो कंसेप्ट है इसको प्रोडक्ट चेंज बोलते हैं। अब ये प्रोडक्ट चेंज क्या है? यानी कि जो गुणनफल है उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये बनता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया x गुणा में y, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणा है, वो p के बराबर है। इन दोनों की जो गुणा है वो p के बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लिया मैं x को बदलूं, चेंज करूं, यानी कि मान लेता हूं कि मैं x को 10% अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है, और y को मैं मान लेता हूं कि 20% बढ़ा दूं, तो इन दोनों में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से ये जो p है इस पे क्या चेंज आएगा? अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट है, p जो है x और y का प्रोडक्ट है, तो अगर x और y को मैं चेंज करता हूं तो उसके बाद p पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी इस प्रोडक्ट पे क्या चेंज आता है, वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो। अब जैसे 10% बढ़ने का मतलब क्या है? देखो 10% का जो
फ्रैक्शन बनता है वो 1/10 बनता है। या इसको ऐसे छोड़ो, 100 मान के कर लो, ज़्यादा इजी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि x जो है ना, x वो पहले मैं मान लेता हूँ कि वो 100 था, ठीक है, और ये 10% बढ़ के अब 110 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं y की, तो y अगर पहले 100 था तो अब ये 20% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ के कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। पहले x और y का जो गुणा था, प्रोडक्ट था, वो 10,000 था। 100 गुना में 100 कितना होता है, 10,000 था। अब कितना हो जाएगा गुना इन दोनों का, जो नया x आ गया, नया y आ गया, तो इनका कितना आ जाएगा, 12 गुना में 11 कितना होता है, 132, यानी कि 13,200 आ जाएगा। अब ओवरऑल जो चेंज आया है ना प्रोडक्ट में, देखो पहले जो p था, यानी x और y का प्रोडक्ट, जो p पहले 10,000 था, अब ये p इतना हो गया, 13,200 हो गया। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 3200 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितना हुआ है, 3200 का इंक्रीमेंट। ये जो 3200 का इंक्रीमेंट हो, किस पे कैलकुलेट होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल वैल्यू पे, यानी पहले वाली पे, 10,000 पे 3200 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि 32% की वृद्धि आ गई आपके सामने। क्या आ गई, 32% की वृद्धि आ गई। ये चीज समझ गए ना, पहले क्या था, x 100 था, y 100 था, तो इनका गुणा जो है 10,000 था। अब y को, x को 10% बढ़ा दिया गया और y को 20% बढ़ा दिया, तो अब इनकी गुणा 13,200 हो गई है। तो जो x और y में 10% और 20% का जो चेंज हुआ है ना, वो उसकी वजह से p में कितना चेंज आया, कितना परिवर्तन आया, तो वो 32% बढ़ा है p। अब इस 32% को हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको मेथड बताया था सक्सेसिव वाला, यानी E = x जमा y जमा x गुना में y बटा 100। इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो दोनों ही इंक्रीमेंट है, 10% और 20%, तो इसको ऐसे ही ऐड कर दो, +10 जमा 20 जमा 10 जमा में 20, 10 गुना में 20 बटा 100। तो ये करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 30 जमा यहाँ से आ जाएगा 2, तो 32% पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 32% की वृद्धि आ रही है। ठीक है, तो आप ये दोनों मेथड यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जब भी ऐसी कोई रिलेशन आपको गिवन हो कि कोई दो वैल्यूज का प्रोडक्ट आपको दे रखा हो और उन दो वैल्यूज को अगर चेंज किया जा रहा है तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अगर आपसे पूछा जाए, तो ऐसे केस में ये मेथड भी यूज कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन पे प्रोडक्ट चेंज पे क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बस ये दोनों मेथड आपको ध्यान में होना चाहिए, और प्रैक्टिस करेंगे अभी क्वेश्चंस की तो और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम बात करूँ मैं कीमत की, एक तो होता है कीमत, ठीक है, एक होता है बिक्री, एक होता है आय, रिवेन्यू। अब आपको पता है ना कि अगर मान लिया मैं साइकिल की कीमत को उसकी बिक्री से गुना कर दूंगा तो वो आय के बराबर हो जाएगी। भाई अगर मैं ये कहूँ आपको कि एक साइकिल 5,000 रुपये की है, ठीक है, और दिन में अगर 5 साइकिल बिक गई तो कितनी आय हुई, कितनी अमाउंट, रिवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ, 5,000 गुना में 5, 25,000 की साइकिल बिक गई तो आय है ना 25,000। ठीक है, तो इसका मतलब आय जो होती है वो कीमत और बिक्री का क्या है, गुणनफल है, यानी कि प्रोडक्ट है। अब जो कीमत है वो कीमत क्या हो रही है, 25% की कमी आ रही है। कीमत में क्या आ रही है, 25% की कमी आ रही है, 25% की कमी आ रही है कीमत में। ठीक है, और बिक्री में 20% की वृद्धि हो रही है, बिक्री में 20% की वृद्धि हो रही है। या तो आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे कर लो, 100 मान के कर लो, नहीं तो इसका है ना फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन आपको पता है 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। देखो ये फ्रैक्शन बना के करोगे सोल्व, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कीमत जो है 25% घट रही है, तो इसका मतलब पहले कीमत 4 थी तो 4 पे 1 घट रही है, यानी पहले कीमत अगर 4 थी तो अब घट के 3 हो गई है, 4 पे 1 घट रही है। ठीक है, इसी तरह से जो बिक्री है वो 20% बढ़ रही है, यानी 5 पे 1 बढ़ रही है, 5 पे 1 बढ़ रही है। तो पहली बिक्री अगर 5 थी तो अब 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। ठीक है, अब पहले जो आय होती थी वो 4 गुना में 5 20 होती थी, अब आय कितनी होती है, 3 गुना में 6
18 होती है। तो आय में क्या फर्क पड़ा, घट रही है आय, कितनी घट रही है, 2 घट गई। ये जो 2 का डिक्रीमेंट हुआ है, कमी आई है, वो किस पे आई है, 20 पे कैलकुलेट कर दो। तो जो 2 घटी है वो 20 पे कितना प्रतिशत घटी है, 20 पंजा 100, 5 दूनी 10% घट गई। क्या हो गई, 10% घट गई है आय, यानी कि जो रिसिप्ट है वो 10% डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा यही चीज देखिए, प्रोडक्ट चेंज में आपको पता है कि अगर कीमत आपकी 25% घट रही है, ठीक है, और बिक्री आपकी 20% बढ़ रही है, तो दोनों को जोड़ दो, यानी कि इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दो। तो क्या हो जाएगा, वही मेथड आप यूज कर सकते हो, -25 प्लस 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस गुना में प्लस माइनस हो जाएगा, 25 गुना में 20/100। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई, 25 चौका 100, 4 से ये 5 पे कैंसिल हो, -5 यहाँ से आ जाएगा। तो ओवरऑल -10 आ रहा है। -10 आने का मतलब 10% की कमी आई है, डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। बस फर्क इतना है, ये जो मेथड है तब यूज करना जब आपके सामने ये जो परसेंटेज है ना वो फ्रैक्शन में दे रखी हो। फ्रैक्शन में कैसे, जैसे अगर मान लिया यहाँ पे 25%, 20% की बजाय क्या दिया होता आपके सामने कि 11 से ये 1/9% दिया होता, 12.5% दिया होता, ठीक है, 9.09% दिया होता, इस तरह की वैल्यू 33.33% दिया होता। ऐसी अगर वैल्यू दी होती तो ये मेथड काम नहीं आता आपका, ठीक है। अगर मान लिया आपको ये दे दिया जाए कि 33.33% की तो वृद्धि हुई है या कमी हुई है जो कीमत है, और जैसे 12.5% की वृद्धि हुई है बिक्री में, तो अगर इन दोनों को जोड़ना पड़ जाता है इस मेथड से तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इनके फ्रैक्शन बनाओगे 1/3 और इसका 1/8, तो ये फिर यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। तो फिर ये मेथड यूज करना आप। मैं आपको दोनों मेथड, हर क्वेश्चन में दोनों मेथड बताऊंगा, लेकिन आपको यूज एक मेथड वही करना है जो इजी लगे। इस तरह के परसेंटेज में ये मेथड यूज करना है, और अगर इस तरह की परसेंटेज दे दी जाए जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, इस तरह की अगर परसेंटेज दे दी जाए तो डायरेक्ट इस तरह से ऐड करके बस रिजल्ट निकाल देना, ठीक है। फिर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको पता है ना, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है। मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, प्रोडक्ट होता है क्षेत्रफल। अब ये कह रहे हैं कि जो लंबाई है वो 20% बढ़ा दी गई है और जो चौड़ाई है वो 10% घटा दी गई है, तो ये जो क्षेत्रफल है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा। तो ये प्रोडक्ट है इन दोनों का, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का इफेक्टिव कैलकुलेट कर दो। E = x + y + x × y/100 वाले मेथड से कर दो इसको। तो क्या हो जाएगा, +20 -10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस गुना में माइनस माइनस हो जाएगा, 20 गुना में 10/100। तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से हमें मिलेगा +10 और यहाँ से मिलेगा -2, तो +8 आने का मतलब 8% वृद्धि, ठीक है, 8% वृद्धि हुई है। तो जो क्षेत्रफल है वो 8% इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को उस दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन बना लो। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 10% का 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहीं पे कर देता हूँ, ध्यान से देखो। जो लंबाई है वो क्या हुई है, 20% बढ़ी है, तो इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। ये 10% घटी है, तो इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो क्या होगा, देखो 5 पे 1 बढ़ रहा है, तो 5 पहले लंबाई थी, अब क्या होगी, 1 बढ़ के 6 हो गई। 10 पे 1 घट रहा है, यानी कि पहले 10 चौड़ाई थी, अब 1 घट के 9 हो गई है। पहले क्षेत्रफल जो था 5 गुना में 10 50 था, अब क्षेत्रफल 6 × 54 हो गया है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब जो 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 50 पे, और कितना प्रतिशत हो रहा है, × 100 करोगे तो देखो 8% बढ़ रहा है ना,
तो वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड कैसे करना है और वो मेथड कैसे करना है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर ऐसे परसेंटेज दे रखे हैं सिंपल जो आपके पूर्णांक है, जैसे 10%, 20%, 5%, 2%, 15%, 50%, इस तरह की वैल्यू दे रखी है, तो डायरेक्ट ये मेथड यूज करो। और मोस्टली आपके HSSC के एग्जाम में है ना, लगभग यही वैल्यू दी होती है, जैसे 10-20%। फ्रैक्शन वाली बहुत कम दी होती है। ठीक है, फ्रैक्शन वाली अगर आ जाए तो फिर ये मेथड यूज करना आप। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हुई है, वृद्धि की कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का साइड का स्क्वायर होता है, साइड का वर्ग, या यूं कह लीजिए आप इसको ये बोल सकते हो ना, साइड गुना में साइड, है ना। वर्ग की जो साइड है वो तो बराबर होती है भाई, जो भुजा होती है भुजा गुना में भुजा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो भुजा है वो क्या है, 25% बढ़ा दी गई है। तो अब यहाँ पे भी आप वही मेथड यूज करोगे। देखो 25% बढ़ाने का मतलब, देखो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, इसलिए एक ही दे रखा है 25%, तो ये भी 25% बढ़ गई है और ये भी 25% बढ़ गई है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, जो भुजा होती है वर्ग की वो एक जैसी होती है सभी, इसलिए सिर्फ एक इंक्रीमेंट दे दिया। इसका मतलब यही है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 25% बढ़ी है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो कि 25 जमा में 25 जमा में 25 गुणा में 25 बटा 100। ठीक है, तो ये 25 और 25 50 हो जाएगा। ये 625 बटा 100 करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। तो ओवरऑल 56.25% बढ़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, 56.25% बढ़ा है। दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको। अब देखो, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब ये जो भुजा है ना, ये भुजा 25% बढ़ा दी गई है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4। 4 पे 1 बढ़ गई है भुजा, 4 पे 1 बढ़ गई है। इसका मतलब पहले जो भुजा थी वो 4 थी, अब 1 बढ़ के 5 हो गई है। तो पहले जो क्षेत्रफल था वो 4 का स्क्वायर था, यानी कि 16 था। अब जो क्षेत्रफल है वो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बन गया। अब बताओ कितना बड़ा है क्षेत्रफल, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 9 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये जो 9 का इंक्रीमेंट हुआ है वो किस पे हुआ है, 16 पे हुआ है। कितना प्रतिशत हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, 4 पे कैंसिल आउट करेंगे 4 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, 25 गुना में 9, 225 बटा 4 करेंगे तो ये 56.25% ही आएगा। ठीक है, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे करना है इनको। राइट, अगला सवाल, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या। अब ये आर जो है ना, ये 50% बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया। जैसे वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर था, इसी तरह से यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर है। तो 50% बढ़ाने का मतलब ये 50% और 50% दोनों बढ़ा है, 2 बार बढ़ा है। तो इन दोनों का इक्वल कैसे करेंगे, 50 जमा 50 जमा 50 गुना 50 बटा 100। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 100 जमा 5 गुना 5 25। तो यानी कि ओवरऑल जो क्षेत्रफल है वो 125% बढ़ा है। क्या हुआ है, 125% बढ़ा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ पे आर गुना में आर है। समझो इस चीज को कि पाई तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं होता। आगे क्या है, आर गुना में आर ऐसे दे रखा है। तो ये आर 50% बढ़ा, ये भी आर 50% बढ़ा, यानी कि इनका प्रोडक्ट है ना। तो प्रोडक्ट के केस में हम ऐसे ही तो सोल्व करते हैं। दूसरा जो मैंने आपको मेथड बताया वो चीज भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये जो आर है वो 50% बढ़ रहा है। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, तो 1/2 बढ़ने का मतलब 2 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है।
तो मतलब ये जो r है वो पहले 2 था, अब इस पे 1 का इंक्रीमेंट होके 3 हो गया। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, पाई और r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 पाई। ये पहले था क्षेत्रफल, अब कितना हो जाएगा, पाई गुना में r स्क्वायर। r क्या है अब 3 है, तो 3 3 9, यानी कि 9 पाई। ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जो क्षेत्रफल में जो इंक्रीमेंट हुआ है 4 पाई से 9 पाई हो रहा है, तो यानी कि 5 पाई का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये जो 5 पाई का इंक्रीमेंट हुआ है ये किस पे हुआ है, स्टार्टिंग में तो ये था ना, तो 4 पाई पे 5 पाई बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया, कैलकुलेट कर दो। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 से ये 25 पे कैंसिल आउट, 25 गुना में 5, 125% बढ़ गया। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसा भी आप कैलकुलेट करना चाहो, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत कम होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपको सबसे पहले तो बेलन का जो आयतन होता है उसका पता होना चाहिए। वो आयतन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है। बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। r क्या है त्रिज्या, h क्या है हाइट, ठीक है। अब वही सेम चीज आप मेथड यूज कर सकते हो, कैसे कि जो r है आपका, r क्या हो रहा है, त्रिज्या जो हो रही है वो 50% कम हो रही है, कम हो रही है। तो इसका फ्रैक्शन 1/2 बनेगा, यानी 1/2 कम होने का मतलब 2 पे 1 की कमी आना, ओके। इसी तरह से जो हाइट है वो क्या हो रही है, उसकी ऊंचाई जो है 60% बढ़ रही है, 60% बढ़ रही है। तो 60% का क्या बन जाएगा, जैसे 60/100 करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। 3/5 बढ़ने का मतलब 5 पे 3 इंक्रीज हो रहा है। देखो रेडियस जो है यानी कि त्रिज्या जो है वो 2 पे 1 की कमी आ रही है, यानी पहले अगर रेडियस 2 थी तो अब 1 की कमी आके 1 हो गई है, ठीक है। पहले अगर ऊंचाई 5 थी तो अब 3 की वृद्धि हो रही है, यानी पहले ऊंचाई अगर 5 थी तो अब 3 की वृद्धि हो रही है, तो 8 हो गई है। पहले जो आयतन था वो क्या था, पाई गुना में r का स्क्वायर गुना में h, यही था। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 20, 20 पाई, 20 पाई पहले आयतन था। अब कितना हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, पाई गुना में r क्या है 1 है, इसका स्क्वायर गुना में h क्या है हाइट। तो अब कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 गुना में 8 गुना में पाई, 8 पाई। अब ये हो जाएगा आयतन। अब जो आयतन में चेंज आया वो कितना आया है, 20 पाई से 8 पाई हो गया, तो यानी कि 12 पाई घट गया आयतन। तो जो 12 पाई घटा है वो किस पे घटा है, 20 पाई पे घटा है। इनिशियल पे कैलकुलेट होगा हमेशा, कितना प्रतिशत बढ़ा है घटा है ये कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 100 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 12 पंजा 60, 60% क्या हो रहा है, घट रहा है, 60% घटा है, 60% घटा है ये, ठीक है। तो डिक्रीज हुआ है, यही पूछा कितना प्रतिशत कम हुआ है, यानी 60% कम हुआ है, ओके। बात क्लियर हो रही है बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें थोड़ा सा मतलब चेंज है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आज के लिए बस इतने ही कर लो, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, बताइए मुझे कि क्या डाउट है। वो डाउट मैं या तो कमेंट में क्लियर करूँगा या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर करूँगा ज़रूर, ठीक है। नहीं तो कोई ना कोई जो आपके डाउट हैं उनकी एक साथ एक वीडियो बना के भी मैं डाल दूँगा, ओके बच्चों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, थैंक यू।